हैदराबाद से ओवैसी, उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला, दैट कैन नॉट बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट प्लेस, आई हैव लिव्ड थ्रू दैट टेरर, थ्रू दैट पेन, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी ऑफ दोस थिंग्स दैट आई हैव रिटन देयर, read it, seen it firsthand, or experienced it also. 1994 में one of the district magistrates of Gopalganj was lynched and then shot at point blank by a mob. मैंने उसके बारे में लिखा है, उस कैसे वो पूरी घटना होती है, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि ऐसी कोई घटना संभव है ना? किसी और देश के किसी कोने में ऐसा संभव नहीं होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक भीड़ पीट कर मार डाले। और फिर व्हेन यू रीच अ पोजीशन ऑफ पावर और आपके पास डिस्क्रिशन जब आ जाता है पावर का, वहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। और बहुत सारे लोग जो शायद राजनीति में जब शुरू में आते हैं और उनके इंटेंशंस बहुत साफ होते हैं और उनको लगता है कि मैं जब कुछ बनूंगा तो अच्छा करूंगा, वो जब उस पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां उनके पास डिस्क्रिशन होता है, उनको पता होता है कि मेरे एक साइन से मुझे 50 करोड़ मिल जाएंगे, तो शायद अपने आप को रोक नहीं पाते। हम लोग लालू जी की जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत लोगों को पता है। चारा घोटाला सबको पता है ना? बहुत बड़ा चारा घोटाला हुआ, उसमें लालू जी कन्विक्ट हुए, जेल गए। बहुत सारे ऐसे घोटाले जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक लास्टिंग इम्पैक्ट जिसका है बिहार की पॉलिटिक्स पे, कंट्री की पॉलिटिक्स पे, जो और भी ज़्यादा खतरनाक है। एन आइडियल पॉलिटिशियन समबडी फर्स्ट दे शुड हैव द राइट रीजंस कि वो पॉलिटिक्स में क्यों आए। अगर किसी कोई ये आंसर नहीं कर पा रहा है ढंग से इस क्वेश्चन को, तो मेरे ख्याल से वो उसी समय कैंडिडेट सबसे पहले लेवल पे हट जाना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में है क्यों, ये आया क्यों। वो बाय एक्सीडेंट आया है, बाय बर्थ आया है, बाय लीनिएज आया है, या बाई चॉइस आया है। टॉप 5 कंट्रीज़ का आप वर्ल्ड में नाम लेंगे जो आज नैरेटिव सेट करता है और ग्लोबल डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंडिया भी है। और वो शायद टॉप 1-2 कंट्रीज़ में हो जाएगा आने वाले 20 वर्षों में। इकोनॉमिकली ऑल्सो इंडिया विल बी मच मोर पावरफुल, अपॉर्चुनिटीज़ वाइज मच मोर पावरफुल। तो इंडिया इज़ अ प्लेस, वी आर द luckiest maybe people to be young in such a phase of India. Hello Mrityunjay sir, how are you doing? I am fine, very well. How are you? I'm doing good, and thank you so much for taking the time out, because today's episode, this conversation is going to be super impactful, and let's just get started. Sure. So the first question that I have in my mind is that, is Indian politics like a corporate ladder, and why we have seen that youth from the age of 25 to 35 is less acceptable in Indian politics, while India has been receiving the most amount of votes from the youth, and this might be a world record. What do you think about it? Politics, corporate are two very different ball games. Corporate में you have a predictability, कि आप ज्वाइन करेंगे कॉर्पोरेट को एक सर्टेन स्किल्स के साथ, फिर ऐसे ग्रो करेंगे, कुछ वर्षों में आप प्रमोट होंगे, तो इस तरह का रोल मिलेगा, आपका रोल्स बढ़ेगा। एक ब्रॉड प्रेडिक्टेबिलिटी है, राइट? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 5% 10%, बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। एंड हेंस आई वुड से कॉर्पोरेट पाथ इज अ वेरी सेफ पाथ इन दैट सेंस। पॉलिटिक्स ऑन द अदर हैंड वुड बी अ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल करियर पाथ, राइट? पॉलिटिक्स में there's no certainty. एंट्री से लेके इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री में ही इनफैक्ट कॉर्पोरेट में आपको बहुत क्लियर पता होता है किस प्रकार के रोल्स है, कौन सी कंपनीज है, कहाँ अप्लाई करना है, जॉब पोर्टल्स हैं, कैसे इंटरव्यू देना है। पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। आप किसी से भी ऐसे अगर पूछेंगे आज के युवा से कि कहाँ से शुरू करना है, तो उसे रेयरली कोई आइडिया होगा। There's no roadmap out there. There's no roadmap, there are no entry points, there are no structured so as to say entry for youth. एंटर कर भी गए, और ज़्यादातर एंट्री होगी तो वैसे लोगों की होगी जिनका या तो कोई बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में, फैमिली बैकग्राउंड, कोई लीनिएज है या कोई कनेक्शंस हैं, और एंटर कर भी गए उसके बाद भी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, राइट? उसके बाद भी हाउ विल इट पैन आउट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बहुत सारे बहुत अच्छे लोग मैंने देखा है जो पॉलिटिक्स में आते हैं और बहुत अच्छा क्वालिफिकेशंस होते हैं, बहुत लर्नेड होते हैं, लेकिन शायद वो फिट नहीं हो पाते हैं पॉलिटिक्स में। उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं पॉलिटिक्स से वो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत जल्दी वो डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं। तो एक तो पहले एंट्री ही बहुत मुश्किल है, एंट्री के बाद बहुत सारे लोग मुझे दिखता है कि वो बहुत डिसइल्यूजन्ड होकर फिर कहते हैं कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, राइट? कुछ लोग शायद सर्वाइव कर पाते हैं, एंड दैट सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, आई वुड से, राइट? तो वेरी डिफरेंट बॉल गेम्स। पॉलिटिक्स इज एक्सेप्टेबल ऑफ यूथ, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ यूथ, बट अगेन एज आई सेड इट्स अ वेरी कट थ्रोट काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन आउट देयर,
right? Politics is a very high risk, high returns kind of a profession, right? तो आपको बहुत ग्रिट चाहिए, मेंटल बहुत स्ट्रांग मेंटली होना पड़ेगा, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि पॉलिटिक्स में क्यों जाना है। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि टीवी पे देखा तो पॉलिटिशियंस का ऐसे वो भुकाल लगा कि पॉलिटिशियंस तो वाह कैसे होते हैं, जय जयकार होती है, वो माला पहन रहे भाषण दे रहे हैं, इसलिए पॉलिटिक्स में जाना। अगर इससे आएंगे तो डिसइल्यूजन्ड हो जाएंगे वो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है स्टार्ट में। इट मे बी वंस इन अ वाइल एट अ वेरी लेटर स्टेज, मे बी, राइट। तो मेरे ख्याल से इस कारण से ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हाँ जो आ रहे हैं उनको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट से आना पड़ेगा और ये रिस्क लेकर आना पड़ेगा कि दे माइट हैव बीन सक्सेसफुल इन अदर प्रोफेशंस, दे माइट नॉट बी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स। सर कंपैरेटिवली अगर देखें इंडिया एंड अगर हम इफ वी कंपेयर द वर्ल्ड एंड इंडिया, मुझे अगेन योर पर्सपेक्टिव इज वन साइड ऑफ द कॉइन, द अदर साइड ऑफ द कॉइन कुड बी दैट कि यहाँ पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी नहीं है फॉर यूथ टू पार्टिसिपेट इन टू पॉलिटिक्स। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे जैसे ABVP है या फिर बहुत सारे कॉलेज लेवल पे जो पार्टिसिपेशन होते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में, सर वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, बट उसके बाद वाई देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द एज गैप एंड स्पेशली द एज गैप कि यार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं है, या फिर ये अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेशन, क्या एक डिफरेंस क्या है सर ये, अगर इफ यू कैन शेयर। सो डिफरेंस ये है क्योंकि पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स नहीं है अभी यहाँ पे जिससे लोग एंटर कर पाए और सस्टेन कर पाए खुद को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एक मिडिल क्लास का व्यक्ति के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करना और सस्टेन करना, सो पॉलिटिक्स में आप आते हैं तो यू आर ऑन योर ओन, उससे कोई देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम, इनफैक्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स। तो फिर आप खुद को सस्टेन कैसे कर रहे हैं? अगर आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो आप कैसे सस्टेन कर रहे हैं? तो सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसलिए जो आप बोल रहे हैं कॉलेज लेवल पे तो कोई ऐसी बैलेंसिंग की ज़रूरत होती नहीं है, तो खुल के राजनीति कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब बात आ जाती है रोटी के बीच, सर्वाइवल के बीच और पैशन के बीच, विच इज़ पॉलिटिक्स, तो जिनका वैसा बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं कर पाते हैं। एंड मैं बोलूँगा एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ भी है कि अभी वो शायद स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जिसमें पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आ पाए, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, फेलोशिप्स हो, एक्सपोजर्स हो, सबैटिकल लोग लेके आ पाए, कर पाए, उस प्रकार के प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो अभी नहीं है और शायद इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम। अंडरस्टूड, फेयर इनफ। सर मेरा नेक्स्ट सवाल अगेन थोड़ा सर्कलिंग बैक, एंड देयर इज़ अ परसेप्शन साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो वर्ड है पॉलिटिक्स, स्पेशली अगर हम कॉर्पोरेट में देखें तो वो जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बोलते हैं लोग, सर उसको बहुत नेगेटिवली परसीव किया जाता है कि यार इसमें बैड हैबिट्स रिक्वायर्ड होती है, इसमें चीटिंग्स होती हैं, इसमें गलत चीज़ें करके ही कहते हैं कि यार तुम कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कर रहे हो या फिर तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। सो सर इसका ये जो परसेप्शन बन चुका है ये पॉलिटिक्स वर्ड का इन द एंटायर नेशन, सर ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ही है इन इट्स नेचर। सर हाउ डू यू थिंक इट कैन what's the true, एक तो ट्रू मीनिंग भी एक है that I would want to know from you, and how it can be otherwise. सो पॉलिटिक्स का जो ऑफकोर्स कॉनोटेशन है वो जैसा आप आसपास देखते हैं और जिस प्रकार के लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं तो उससे वो कॉनोटेशन बन के आता है। तो चूंकि पॉलिटिक्स में हम लोगों ने वैसे ही लोगों को देखा है तो पॉलिटिक्स को हम वैसा ही मानते हैं। तो एनीबडी हु गेट्स इनटू पॉलिटिक्स तो हम मान लेते हैं कि वैसा ही व्यक्ति होगा जैसे पहले से लोग हैं, एंड हेंस दैट नेगेटिव कॉनोटेशन। मेरे ख्याल से बहुत समय लगेगा, एंड हेंस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गुड पीपल टू कम इनटू पॉलिटिक्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ यूथ टू कम इनटू पॉलिटिक्स। बहुत ज़रूरी है अच्छे लोगों को आना, अच्छा करना, जिससे धीरे धीरे परसेप्शन शायद थोड़ा चेंज हो, धीरे धीरे लगे कि नहीं कुछ लोग बुरे हैं कुछ लोग अच्छे भी हैं, राइट, तो धीरे धीरे वो बैलेंसिंग उसके बाद शायद जो अच्छे हैं उनकी संख्या बढ़ेगी तो नेगेटिव कॉनोटेशन भी अपने आप हट जाएगा। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि जहाँ भी हैं वहाँ से बस एक प्रयास कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो, नए लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ पॉलिटिक्स में, तभी वो बदल सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते उस नेगेटिव कॉनोटेशन को लेके। अंडरस्टूड। सर हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, यू सेड कि इसमें बहुत टाइम लगेगा,
स्पीकिंग ऑफ फ्यूचर, सर आपको क्या लगता है इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है, स्पेशली अगर हम नियर बाय फ्यूचर देखें, लेट्स से 2040 2050, सर वहाँ पे क्या ट्रांजिशन जो है आप समवेयर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? आई थिंक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अच्छे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में और आएंगे। मेरे ख्याल से जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स की हम लोग बात कर रहे थे वो कुछ कुछ पार्टीज लाने की कोशिश कर रही है। वैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स आने लगेंगे जिसमें समबडी कम्स, दे टेक अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम देयर कंपनी, सबैटिकल लेके वो आके काम करेंगे। मुझे लगता है प्रोफेशनल्स और आने लगेंगे। जो इलेक्शन कैंपेन्स अभी आप देख रहे हैं बहुत प्रोफेशनलाइज होते जा रहे हैं। बहुत सारे युवा हैं जो इन इलेक्शन कैंपेन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, वो और प्रोफेशनल्स होते जाएंगे। जैसा आप वेस्ट में देख पाते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट जनरल लोगों का, वॉलंटियर्स का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का, इलेक्शंस के समय खास करके दे सपोर्ट देयर पार्टीज, वॉलंटियर करते हैं वो वॉलंटियरिंग उस तरह से इंक्रीज होने लगेगी। सो आई थिंक जो इंटायर पार्टिसिपेशन है that will definitely go up of all sections of society, including the youth, the learned, the educated section. वो बढ़ेगी मेरे ख्याल से। सी and that happens when any democracy matures. We are a very recent democracy, right? अगर democracy का लाइफ स्पैन देखेंगे तो उसके हिसाब से हम 70-75 साल पुराने हैं, which is not too long. It's young. It's it's very young, right? तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर करेगी तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, राइट? चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ेंगे, जो प्रोसेसेस है वो और स्ट्रांग होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस है वो और स्ट्रांग होंगे। तो मेरे ख्याल से इट विल गो एनीवे बट इन अ बेटर वे। राइट सर, क्या लगता है? ऑफ कोर्स दैट्स यू बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बट इफ इट कैन गो अदरवाइज, एंड लेट्स से अगर कुछ उसमें भी कुछ धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी एक होती हैं। एक तो आपने एक साइड बताया विच इज़ पॉजिटिव साइड, बट आपको क्या लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं दैट विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर टर्म? ऑफ कोर्स। सो identity politics, it will remain for some time now. It will remain for a long time. It will always remain, in fact, I would say. आप कितना भी बोल लें कि कास्ट हट जाएगा पॉलिटिक्स से, I don't see it going away in the next 20-30 years, right? तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत रहेगी। प्लस जो लेगेसी पॉलिटिक्स है, विच इज़ उनके पिता सांसद थे तो फिर उनके बेटे सांसद बन रहे हैं, फिर उनके बेटे सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, ये भी रहेगी। इन स्पाइट ऑफ कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एबिलिटी है, क्या कॉम्पिटेंसी है, उसको देखे बिना लोग बस फैमिली लीनिएज पे वोट दे रहे हैं, वो भी रहेगी। इनएफिशिएंसीज रहेंगी, दैट इज़ देयर टू स्टे। एजुकेशन के टर्म्स में जब तक हम पूरी सोसाइटी को एक 100% लिटरेसी और उसके फर्दर एजुकेशन पे नहीं ला पाएंगे, तब तक जो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, डेवलपमेंट नैरेटिव्स है, उस पर बात नहीं हो पाएगी। तब तक फिर वैसे मुद्दे पे ज़्यादा बात होगी जो पैशंस वाले मुद्दे ज़्यादा होते हैं, उस पर ज़्यादा बात होती रहेगी। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल। अंडरस्टूड सर। आई वुड से, एंड आई हैव बीन वेरी much observing this fact that you have truly encouraged the whole nation about voice, about freedom of speech. Now that you have published your book, it's out there available for everyone, and especially to those who have read it. सर एक तो वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। इनफैक्ट आई वॉज रीडिंग योर बुक जस्ट बिफोर वी वर डूइंग वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट. What's your definition of voice and freedom of speech, and what's the how it should be like? What do you generally think about this one thing? Everybody should get a voice. Of course, that's a democratic right for everyone. Freedom of speech also, but again, our constitution also says, while it guarantees freedom of speech in Article 19(1), 19(2) में ये भी बोलती है कि that freedom of speech cannot go in a way which is detrimental to other people, other societies, the nation, and so on, right? So of course there has to be a check and balance of freedom of speech के नाम पे. So for example, बहुत recent incident है जिसमें पार्लियामेंट में वोट टेकिंग के बाद जो MP हैं हैदराबाद से ओवैसी, उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला. That cannot be a freedom of speech, right? Yeah. That's transgressing the rules, right? So freedom of a speech, of course, to a large extent, unhindered freedom of speech, till it hurts or is detrimental to other people, societies, the nation at large. Because at the end of the day, what we are a part of is a nation, a society, right?
वी कैन नॉट डिटैच आवरसेल्व्स एंड से कि जो वेस्ट का इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं बोल सकते कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन एल्स. राइट. दैट इज़ नॉट हु वी आर. हम लोग लार्जर सोसाइटी के पार्ट है, नेशन स्टेट के पार्ट है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी रखनी पड़ेगी. Right. At the same time, do you think you've written a controversial book? No, I don't think I've written a controversial book. I'll say I've written a book which is true to its core, right? And I've written and spelled out facts which needed to be spelled out because people were, some people were talking about it, but a lot of people have not been talking about it. They have not been even aware about it. Entire generation needed to be aware about it, right? Especially the young generation who have not seen that era of the 90s of Bihar, right? So that conversation needs to happen. Right. For that conversation needs to happen, the facts need to come out in the open. And facts means facts. Whatever has happened without any embellishments or exaggerations. When I've stated those facts, all facts have been stated with a certain reference. So I've not stated even a single fact that does not have, valid references to it. So you should not be afraid to say what has actually happened, right? Because it will become controversial. When somebody did not fear of doing it, right? When somebody was not afraid to do it, why should anybody be afraid to write about it? Right. So true. At the same time, I genuinely appreciate you being blunt, you being honest about it, and it takes a lot of gut. It does take a lot of gut to come out in front of the world, in front of the nation, and speak the truth. Was it hard? Not really. I would say I wanted to write about it because, again, I've been a part of that place. I've lived through that terror, through that pain. I've been a part of so many of those things that I've written there, read it, seen it firsthand, or experienced it also in certain cases. So, and when I did not see that being discussed across the country or people not being aware of it, तो मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है, right? And I really wanted to write it. So I wrote it for the pleasure of writing one and for the pleasure of explaining that complicated thing. किसी complicated चीज़ को जब आप बहुत अच्छे से explain कर पाते हैं क्योंकि आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को, तो that gives you a pleasure, right? सर, समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तथ्य के साथ बताना with facts, examples, stories, everything, it's so huge. सर, कितने सालों से आप you are working on it, and if you can again share maybe one or two stories from the book itself that you think should be talk about more frequently. So मैंने 2019 में बुक लिखनी शुरू की, right? It took me almost 4 years to complete it. For a first time author, बीच में there was a certain break because I was severely ill and it took me a lot of time to recover. Yeah, so बीच में वो करीब 1 साल waste हो गया मेरा. And then 1 year of publishing and so on, right? So, stories, there are a lot of stories in the book. There are a lot of anecdotes in the book, right? बहुत सारे anecdotes interesting है, fascinating है, controversial है, in fact, in the book. And I've written them specifically for people to realize and know कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं बिहार में. तो बिहार को जब हम बोल रहे हैं कि वो 1990 से 2005 का जो दशक था, 1.5 दशक, वो बहुत उसे जंगल राज बोलते हैं और बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ बिहार के लिए. तो स्टोरीज़ लिखना इम्पॉर्टेंट था कि वो स्टोरीज़ हुई. जो स्टोरीज़ में 1994 में वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ गोपालगंज was lynched and then shot at point blank, by a mob. मैंने उसके बारे में लिखा है, कैसे वो पूरी घटना होती है, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि ऐसी कोई घटना संभव है ना. किसी और देश के किसी कोने में ऐसा संभव नहीं होगा किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक भीड़ पीट कर मार डाले और उसे फिर गोलियों से मार दे. आई हैव रिटन अबाउट शहाबुद्दीन, जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन हुए सिवान के, और इनके जितने कारनामे थे और उन्होंने सिवान में जिस तरह का आतंक मचाया, और उनके घर पे जब रेड हुआ तो जिस प्रकार के गन्स, लेज़र गाइडेड गन्स, नाइट विजन गॉगल्स और राइफल्स मिले जिस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टैम्प थे, राइट. आई हैव रिटन अबाउट साधु एंड सुभाष यादव, जो राबड़ी देवी के ब्रदर्स थे, और
शिल्पी गौतम एक हत्याकांड हुई थी, उस पर मैंने लिखा है, जिसमें साधु यादव भी इन्वॉल्व थे। जो 2002 में लालू की बेटी की शादी हुई थी रोहिणी आचार्य की, और उसमें पटना में कितना हुड़दंग मचा था, मैंने उसके बारे में भी लिखा है। लिखना ये सब ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर बहुत लोगों को लगता था कि बस ऐसी सुनी सुनाई बातें हैं, या कोई सुनते भी थे तो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब आप उसको एक बुक में लिखते हैं एक रेफरेंस के साथ, तो लोगों को पता चलता है कि इसमें बहुत सारी सच्चाई है। सही बात है। उसको वैलिडेट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हेंस वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखना इंपॉर्टेंट था, कि ये जो अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, और अगर आप इसे मजाक समझते हैं तो ये भी जान लीजिए कि सच है। सर, जो वेल्थ की डेफिनेशन होती है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए और एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर हम देखते हैं एक वेल्दी इंसान हमारी मॉडर्न सोसाइटी में 40-50-60 लाख 1 करोड़ सेविंग्स अगर हो गई तो वी कंसिडर कि चलो ठीक है, द पर्सन हैज़ मेड इट एंड इट्स सॉर्ट ऑफ फाइन डूइंग बेटर इन लाइफ। बट एक पॉलिटिशियन के लिए तो सर 50 करोड़ भी कुछ नहीं होते। एंड एक क्या इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वाई पॉलिटिशियंस का 100 करोड़ का एक बेसिक हो गया कि यार पॉलिटिशियन है तो 100-200 करोड़ तो होंगे ही होंगे। वाई इज दैट मच ऑफ गैप देयर? सो मे बी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए सही होगा, लेकिन अदर एंड ऑफ दी पॉलिटिशियंस भी है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखेंगे, पास्ट में भी जाएंगे और करंटली भी देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ पॉलिटिशियंस जो आप देखेंगे वो उस वेल्थ ब्रैकेट में आपको नहीं दिखेंगे। करेक्ट, राइट। जिन्होंने उतना वेल्थ अमास नहीं किया है, अभी भी वो बहुत सादा जीवन जीते हैं, जनरल जीवन जीते हैं मुझसे रादर। डिफरेंस सी पॉलिटिशियंस का क्या होता है, व्हेन यू रीच अ पोजीशन ऑफ पावर और आपके पास डिस्क्रिशन जब आ जाता है पावर का, तो वहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। और बहुत सारे लोग जो शायद राजनीति में जब शुरू में आते हैं और उनके इंटेंशंस बहुत साफ होते हैं और उनको लगता है कि मैं जब कुछ बनूंगा तो अच्छा करूंगा, वो जब उस पोजीशन में पहुंचते हैं जहां उनके पास डिस्क्रिशन होता है, उनको पता होता है कि मेरे एक साइन से मुझे 50 करोड़ मिल जाएंगे, तो शायद अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। राइट। तो वो जो एक मैं कहता हूँ एक रेस्ट्रेन, राइट, और एक प्रिंसिपल्ड होना, वो संभव नहीं हो पाता है। एंड दैट इज वेयर व्हाट डिफरेंशिएट्स अ स्टेट्समैन वर्सेस लेट्स से एक वैसा पॉलिटिशियन, करप्ट पॉलिटिशियन जिसकी हम बात करते हैं। तो अगेन एग्जांपल्स दोनों तरफ के हैं। Of course. बहुत सारे वैसे ही We are पॉलिटिशियंस only looking at 90% of the, not the rest of. आई एग्री। Yeah. तो ये एक करप्शन ऑफ वे ऑफ लाइफ की तरह देखा जाने लगा है। तो एक पॉलिटिशियन के पास अगर 50 सस्टेनेबिलिटी हो जाती है उनके लिए कि यार they won't be able to sustain एज अ वो भी है, पॉलिटिशियन वो if भी they एक don't रीजन have है इनफैक्ट, enough. जो पूरा पॉलिटिक्स है, इट हैज बिकम अ वेरी कॉस्टली अफेयर। Right. तो किसी को भी अगर इलेक्शन लड़ना है आज की डेट में, और आप उसको बोल दीजिए कि बस आप जो लिमिट्स है, इलेक्शन कमीशन की 70 लाख की लिमिट है, उसके अंदर लड़ लीजिए, एक्चुअली संभव नहीं है। क्योंकि जो दूसरी साइड है, कंटेंडिंग पार्टी, अगर वो 10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो जीतने के लिए आपको भी वो लिमिट्स ब्रीच करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से सिस्टम भी वो ड्राइव कर रहा है और फिर आदमी सिस्टम को ड्राइव कर रहा है। तो इट इज़ अ विशियस साइकिल। अंडरस्टूड सर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विथ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट फ्रॉम टुडे, मे बी फ्रॉम लास्ट 10-20 years. And I was born in 2000, so was thinking about this since childhood. अगर हम देखें बिहार, अगर so the question is basically how Bihar would have looked like if from people last 20-30 years wouldn't have migrated and would have received the better facilities and all these facilities. So उसका opportunity cost क्या निकल के आता है अगर हम compare करें, if people wouldn't have migrated and provided all the facilities by the government and by the state. कितना बड़ा opportunity cost है ना? बिकॉज सी अब उसी स्टेट के लोग वहाँ से निकल के दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं और वैसे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बहुत एस्पिरेशनल काम नहीं कर रहे हैं। लेट्स से अगर हम माइग्रेट करके कहीं और जाते हैं एक बहुत अच्छे जॉब के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर एक 10,000 रुपये 12,000 रुपये की नौकरी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए, पीएन की नौकरी के लिए अगर कोई 1000 किलोमीटर माइग्रेट करके जा रहा है, तो बहुत दुखद है वो, उस स्टेट के लिए, उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए। राइट। क्योंकि इतनी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ है जो शायद वहीं क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आज वही लेट्स से कॉल सेंटर्स में वहीं के बंदे आके नोएडा में काम कर रहे हैं या गुड़गांव में काम कर रहे हैं, वो 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। जिस कॉल सेंटर्स में नौकरी के लिए जो शायद बहुत बड़े स्किल की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल वॉइस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो शायद पटना में ही फैसिलिटी या रांची में ही फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है,
और वहीं के बच्चे वहीं काम कर सकते हैं, उनकी सेविंग्स भी ज़्यादा होगी, जो कंपनी है उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी लो होगा इनफैक्ट। राइट। तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं कि वेयर यू नो द माइग्रेशंस कुड हैव बीन रिड्यूस्ड एटलीस्ट इफ नॉट स्टॉप्ड, सो एज टू से। बहुत नुकसान भी होता है, एक तो इकोनॉमिक लेवल पे, दूसरा सोसाइटल लेवल पे। आप अभी गांव के गांव जाके देखेंगे बिहार में, गांव के गांव में जो यू नो यू विल नॉट फाइंड यूथ, पूरे घर के घर खाली होते हैं, सिर्फ औरतें दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, बूढ़े दिखेंगे, बस। जवान मर्द बहुत गिने चुने दिखेंगे। जो भी काम कर सकता है वो राज्य से वो वहाँ से बाहर चला गया है। राइट। तो अब देखिए सोसाइटल इफेक्ट कितना ज़्यादा है उसका, यू नो वो वहाँ पे रह नहीं पा रहे अपनी फैमिलीज के साथ, किसी और शहर में 1000 किलोमीटर दूर रह पा रहे हैं और वहाँ से 2000-4000 रुपये महीने में भेज पाते हैं। तो दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी। ऑफ कोर्स अगर कुछ सर भी कहाँ होता बिहार अगर ये चीज़ें 20-30 साल पहले नहीं होती? अगेन कमिंग बैक टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, सर कोई भी कितना बड़ा आप है ये? डेवलप्ड स्टेट को जैसे देखते हैं वैसे ही होता शायद। मे बी बेटर, हाँ, हु नोज, हू नोज। हु नोज, बिकॉज जो भी आज आप डेवलप्ड स्टेट की बात करते हैं, जहाँ पे आज यही लोग जब जाते हैं तो उन्हें बिहारियों को एक सर्टेन नज़र से देखा जाता है, राइट। और कोई भी लोकल कुछ भी कह देता है वहाँ पे, यू नो बहुत डिमीनिंग चीज़ें बोली जाती हैं उनको। हो सकता है उसी बिहार में दूसरे राज्यों से लोग काम करने को आते हैं, राइट। विच इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। राइट। तो हु नोज। सो क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन है, इवन लेट्स से बिकॉज यू मेंशन इन बिटवीन कि इसे कम किया जा सकता है, यू नो इट कैन entrepreneurs from outside who belong to Bihar can come back again and maybe invest and whatnot. So what do you think are the probable few solutions in this, let's say next 10 years, let's say for that? एक बहुत जनरल इकोनॉमिक साइकिल है, उस पर चढ़ना होगा इनफैक्ट। तो अभी एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस जो है बिहार की, उसे धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की वाइबिलिटी आप देखेंगे वो बहुत कम हो गई है। जो कमर्शियल वाइबिलिटी होती है, जो फार्म साइजेस बहुत छोटे हो गए हैं, कमर्शियल फार्मिंग संभव नहीं है उस पर। तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है लैंड की, उसको इम्प्रूव करना होगा इनफैक्ट सबसे पहले तो। दूसरा, धीरे धीरे मूव करना होगा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स की ओर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, सर्विसेज की ओर। तो छोटे छोटे जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं पहले वहाँ से स्टार्ट करना होगा। कॉटेज इंडस्ट्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक प्रोसेसिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में आप बेसिक यू नो BPO से, कॉल सेंटर से, ट्रांसक्राइबिंग सर्विसेज से, इस प्रकार की चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे, लोग और स्किल्ड होते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप वैल्यू एडेड सर्विसेज बेहतर होती जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ के केस में भी, सर्विसेज के केस में भी। इसको आप स्टार्ट करेंगे तो जो उसके सराउंडिंग इकोसिस्टम्स है, जब ये बढ़ने लगेंगे तो होटल्स आने लगेंगे, होटल्स आने लगेंगे तो टूरिज्म आने लगेगा, है ना। तो टैक्सीज ज़्यादा चलने लगेंगे, तो यू नो रेस्टोरेंट्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो इट्स अ वेरी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट। तो यू हैव टू राइड दैट वेव, यू नो। वो जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से, उससे आगे बढ़ के आपको सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स पे आना होगा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा बाहर से कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके यहाँ। सबसे प्राइमरी तो ये होता है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास होना चाहिए किसी को भी, वहाँ के गवर्नमेंट में विश्वास होना चाहिए कि दिल प्रोटेक्ट अस इफ एनीथिंग हैपन्स। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं होगा। बहुत एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी करनी होगी, रोड्स की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, जनरल इंटरनेट का सप्लाई, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टूड। सर आई एम श्योर आपको ये फैक्ट पता होगा कि बिहार दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आया था 6th सेंचुरी में। सो वो बहुत पहले की बात है और हम ऑफ कोर्स हम हिस्ट्री को ही ज़्यादा रेफरेंस में लेके आते हैं, क्योंकि वही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दैट मेक्स बिहार प्राउड एंड यू नो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एट दिस एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। सर अभी आपको क्या लगता है 5 नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन बाय द गवर्नमेंट क्या होने चाहिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 immediate action by the government, and then after that 5 next immediate action by you know by the जनता of Bihar state, उनके लिए वो क्या एक्शन होने चाहिए एज अ यू नो एज अ पब्लिक? नहीं, सो सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा बेसिक चीज़ें ठीक करनी होती है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, बेसिक पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम्स रिड्यूस होना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास है, अगर लोगों को विश्वास है देयर इज अ रूल ऑफ लॉ कि क्राइम नहीं होगा भी तो तुरंत पुलिस एक्ट करेगी, इस्टेब्लिश होगा, यू नो, अगर कोई गलत कर रहा है तो पनिश होगा। ये बेसिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यू नो, सड़कें, बिजली, पानी। सर सड़कें तो अभी काफ़ी अच्छी हो गई हैं बिल्कुल, राइट।
अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी आ पाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज हो गई, जनरली अब जैसे इंटरनेट हो गया, राइट, वाटर सप्लाई हो गया, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकता है जो एक ऑफिस सेटअप पे हो सकता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, राइट. नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो ये कॉन्वर्सेशंस फिर आपको करने होंगे. आप इंडस्ट्रीज को इनवाइट कीजिए वहाँ पे, उनको दिखाइए. बहुत जगह लैंड की प्रॉब्लम होती है, तो लैंड पूल करना, अवेलेबल कराना, क्योंकि बाहर से कोई आके लैंड वहाँ पे ले नहीं पाएगा, और वो सबसे एक एक से जाके लैंड बात कर करके तो खरीदेगा नहीं. तो पार्क्स बना देना, या तो इंडस्ट्रियल पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाना, राइट. लैंड टैक्स इंसेंटिव सिंपल दे देना कि भाई मुझे पता है कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मैं आपको इंसेंटिवाइज करूंगा कि 5 साल तक टैक्स नहीं लूंगा आपसे, राइट. आइए तो सही, एक बार देख लीजिए. सही बात. मेनी स्टेट्स हैव डन दिस, राइट. तो मेरे ख्याल से ये सब बहुत ग्रेजुअल स्टेप्स है, एक एक करके, राइट. जब आप सारे स्टेप्स, और लार्जली सिग्नलिंग का गेम होता है. जब इंडस्ट्रीज को, सर्विसेज सेक्टर पे सिग्नलिंग होने लगेगा कि दीज पीपल आर सीरियस अबाउट मेकिंग बिहार अ हब ऑफ, लेट्स से, इंडस्ट्रीज या सर्विसेज सेक्टर या सॉफ्टवेयर, कुछ भी एक, तो दे विल स्टार्ट कमिंग देयर. तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि दीज पीपल आर मोर देन इंटरेस्टेड. अंडरस्टूड. सर, अभी हम बात कर रहे थे कि ठीक है, रोडें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही. एट द सेम टाइम सर, देयर आर प्रॉब्लम्स एज वेल. जैसे रेलवेज़ की पटरियाँ चौड़ी हो जाती हैं, या फिर ब्रिजेस गायब हो जाते हैं, मतलब दी स्टोरीज कम आउट. सर, इसका क्या जेन्युइन सॉल्यूशन है, एंड दैट सॉल्यूशन शुड रियली हिट द पीपल एंड द यूथ, बिकॉज एट द एंड इट इज़ फॉर देम. So this is largely about a mindset change, right? एक तो जो उनकी स्थिति है उसमें जो भी चोरी हो जाती है, या सिर्फ पब्लिक को ब्लेम करना, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन दोनों वे से है. एक तो जो वहाँ पे पॉवर्टी है, इम्पॉवरिशमेंट है, उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं. दूसरा जो एक पीपल का इन्वॉल्वमेंट है पूरे प्रोसेस में, जब तक वो ये फील नहीं करेंगे कि ये मेरा रिसोर्स है, स्टेट का है, आई हैव अ स्टेक इन इट, तब तक वो यही करेंगे. जब उनको प्राइड फील होने लगेगा उस फैक्ट में कि दिस इज माई स्टेट, माई प्रॉपर्टी, माई गवर्नमेंट, वी हैव टू सेव इट, वी हैव टू कीप इट क्लीन. अब जितने भी इनिशिएटिव्स वर्ल्ड में देखेंगे या सिटीज़ देखेंगे जिनकी बात होती है, जो भी वहाँ पे अच्छाई होती है वो एक कम्युनिटी लेड होती है. जैसे गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, या फिर एक ब्रिज भी बना, तो सर एवरीवन इज सुपर प्राउड होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं उसकी सफाई में. जैसे अगर आप किसी अच्छे शहर में, यूरोप में जाएंगे, आप कुछ कचरा फेंक देंगे तो यू विल बी सो पब्लिकली शेम्ड, राइट, बिकॉज वो सबको, दे ओन दैट सिटी, राइट. इंडिया में भी आप देख लीजिए, स्वच्छता मिशन पहले बहुत बार आती थी और बहुत बार चलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो 2014 के बाद जो स्वच्छता मिशन चली वो इतनी सक्सेसफुल इसलिए हो पाई क्योंकि उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई, सब लोग इन्वॉल्व हो गए. तो सब लोगों ने कहा, फिर सब लोगों ने सफाई करने की कोशिश की, सब जगह इतने सारे मूवमेंट चले, स्वच्छ भारत अभियान चला, एंड हेंस इट बिकेम सक्सेसफुल. तो जब तक वो स्टेट में ओनरशिप लोगों का इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट उनको इन्वॉल्व नहीं कर पाएगी कि आपकी चीज़ है, आप संभालो, आप देखो, आपके लिए है, आपका है, तब तक फिर यही होगा. अंडरस्टूड. सर, अगेन coming back to the story, a bit of past. Sir, what's the side of Lalu Yadav and his family that is still less spoken about? And if you can share some reference and examples that people still aren't aware that this has happened, even though it happened. Lot of stories. So see, हम लोग लालू जी की जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत लोगों को पता है. चारा घोटाला सबको पता है ना, कि बहुत बड़ा चारा घोटाला हुआ, उसमें लालू जी कन्विक्ट हुए, जेल गए, ही सर्व्ड प्रिजन, राइट. बहुत सारे ऐसे घोटाले जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक लास्टिंग इम्पैक्ट जिसका है बिहार की पॉलिटिक्स पे, कंट्री की पॉलिटिक्स पे, जो और भी ज़्यादा खतरनाक है. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप देखिए, लालू ने अपने पूरे परिवार को पॉलिटिक्स में लेके आए, राइट. उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, राइट. उनकी जो बड़ी बेटी है मीसा भारती, अब वो सांसद बन गई है. उनकी छोटी बेटी चुनाव लड़ी थी, अभी सारण से वो हार गई. उनके बड़े बेटे राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बने, छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बना, मंत्री बने. तो इस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व रहा है, हैज कम इनटू पॉलिटिक्स, राइट. विद
I would say without any qualifications or the right capabilities. करेक्ट, तो एक तरह से थोप दिया गया बिहार पे समझ गए. कि भाई यही आपको लीड करेंगे क्योंकि ये लालू के है ना लीनिएज वाले हैं, जो एक बहुत बड़ा डिससर्विस है मेरे ख्याल से, और जो स्टेट को पीछे ले जाएगा. अगर आपको स्टेट की सही में चिंता थी और आप अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहते थे, तो आपकी पार्टी में और कुछ अच्छे लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, उनको भी आगे कर सकते थे. लेकिन साफ साफ दिखता है कि ये ट्रू लीडरशिप नहीं है. वो मोर ऑफ अप्रोप्रिएटिंग पावर फॉर वन सेल्फ है. अपनी राइट. पार्टी से बाहर नहीं जाने देना है, वो दिख रहा है. प्लस जितने भी फैमिली मेंबर्स आए, सिर्फ लालू ही कन्विक्ट नहीं हुए, जितने भी फैमिली मेंबर्स आए कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे करप्शन के चार्जेस नहीं है. करेक्ट. वो फॉर्डर स्कैम में हुए, फिर अभी लैंड फॉर जॉब्स स्कैम आपने सुना होगा कि नौकरी देने के बदले लालू जी ने बहुत लोगों से जमीन लिया. राइट. खासकर जब वो रेल मंत्री थे, और जितने परिवार के सदस्य हैं उनके सबके नाम से कुछ कुछ जमीन के टुकड़े कहीं कहीं दिल्ली में है, छतरपुर में, तो कहीं पटना में है, कहीं गोपालगंज में है, लखनऊ है ना, लखनऊ में है, सब जगह है. तो मेरे ख्याल से और बहुत सारी इन चीज़ों पे ना हम फैक्चुअली बात नहीं करते हैं. तो हमें लगता है कि ठीक है, वो हो सकता है कुछ किए होंगे, या हो सकता है ना वो ऑपोजिशन के पीछे झूठ का पड़ी है. लेकिन ये सब फैक्ट्स है, राइट. और जब इन फैक्ट्स को आप देखते हो तो समझ में आता है कि फिर उस व्यक्ति ने एक तो घोटाला है जिसका नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान है स्टेट को और देश को, बट एक पॉलिटिक्स में भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है. जो नैरेटिव्स रहे हैं, जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है पूरे स्टेट के लिए. Right. और ऐसे बेटों को स्टेट पे थोपा जो खुद इतने इनकेपेबल है, मैं बोलता हूँ, राइट. इनकेपेबल बिकॉज आप सीएम के बेटे रहते हुए अगर अपनी स्कूलिंग नहीं पूरी कर पाते हैं, तो देयर इज नो बिगर शेम देन दैट. एब्सोल्युटली राइट. हालांकि आपसे पहले मुझे नहीं लगता देयर इज एनीवन हु हैज रेज्ड दिस वॉइस. एंड जैसे हम स्टोरीज में सुनते हैं कि उनकी जब डॉटर की शादी हो रही थी, सो आई फील लाइक इट्स अगेन यू कैन वैलिडेट कि जो सारी चीज़ें आई थी, जो गाड़ियाँ थी जो जल रही थी, वो सारा क्या लोगों से हड़प लिया गया था? वॉज दैट myth or like a fact? नो, दैट्स अ फैक्ट. अच्छा. या सो 2002 में शादी थी रोहिणी आचार्य की, जो लालू जी की बेटी हैं, और उस शादी के लिए पटना में एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया, ताजमहल पैलेस होटल जो है बॉम्बे का, उसके रेप्लिका के तौर पे. और उस पंडाल को फिर, उस पंडाल में लोगों के बैठने उठने के लिए साधु यादव और सुभाष यादव ने पटना के फर्नीचर शोरूम्स को पहले टारगेट किया. वहाँ से सोफ़ा सेट्स उठा लिए, राइट. जा जाके वहाँ से 100 सोफ़ा सेट लेके आए. फिर बारातियों को लाने ले जाने के लिए वो गाड़ियों के शोरूम गए, वहाँ से गाड़ियाँ उठाई उन्होंने. उन गाड़ियों का जो पेट्रोल भरा है पेट्रोल पंप से, उसको भी क्रेडिट पर ही लिया, राइट. जो शादी में ज्वेलरी इस्तेमाल होने वाली थी उसे ज्वेलर से लिया, राइट. उस पूरी शादी के आयोजन में सिक्योरिटी के लिए 300 एसटीएफ के कमांडोज लगे रहे फुल टाइम, राइट. उस शादी के जो कार्ड्स थे, सरकारी अफसर उस शादी के कार्ड्स बांटते रहे. जो कलेक्टर्स और एसपीज होते थे डिस्ट्रिक्ट के, वो शादी के कार्ड्स उन्होंने बांटा लालू की बेटी की, राइट. जो दूल्हा था उसके गांव तक रातों रात सड़क पहुंचा दी गई, बिजली के खंभे पहुंचा दिए गए, टेलीफोन लाइन पहुंचा दी गई. बिजली का कनेक्शन पहुंचाने में वहाँ 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉसेज हुए. दिस इज ऑफिशियल एस्टिमेट, राइट. तो वो पूरा हुड़दंग था इतना बड़ा, एंड दिस इज एवरी न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग इट. इसमें ऐसा कुछ भी मिथ नहीं है या स्टोरी नहीं है. देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस टू इट. आप एक सिंपल सर्च मारेंगे आपको दिख जाएगा, एंड स्टिल पीपल डोंट बिलीव इट. इतना ज़्यादा ऑडेशियस था, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ है. सबको जानना ज़रूरी है कि ऐसा हुआ है, तो उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. जो खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, जनता का सेवक बताते हैं, कौन है वो फिर असलियत में? What do you, they need to how do you explain this. reference? No, I'm saying they need to at least explain these. Nobody is asking them these questions. Right. I'm saying somebody should ask them कि ठीक है सब कुछ तो सही है, पटना में ये क्यों हुआ था उस समय? Right. कोई तो एक्सप्लेन करेगा उसको ना, कैसे हुआ. It should not go unanswered. Right. This has become sort of very much publicly available and viral. But what are the other things that happened beyond that and after that year as well that you might be aware of? As in terms of incidents, Yeah. बहुत सारे incidents हुए हैं. His brother साधु यादव, राबड़ी देवी के जो भाई थे, he was involved in a very infamous murder of Shilpi and Gautam, right? Shilpi was a
Shilpi was the daughter of a very famous businessman of Patna, Ujjwal Jain, and Gautam was the son of a London-based doctor, right? And they were believed to be in a relationship. And Gautam had come back from London to be involved in politics. उन्होंने RJD ज्वाइन करी और साधु यादव के साथ वो थे, साथ में. And one day इन दोनों की सेमी न्यूड बॉडीज पाई गई 12 फ्रेजर रोड, पटना एक एड्रेस है, क्वार्टर है, उसके बगल के गराज में. और वो जो 12 फ्रेजर रोड क्वार्टर्स था वो साधु यादव का था, राइट. और किसी ने फ़ोन किया पुलिस को, और जब पुलिस आती है तो गराज का डोर अंदर से लॉक था. उसको खोला गया, कार को निकाला गया. जिस कार को टो करके ले जाना चाहिए था, जब तक पुलिस आती उसके पहले साधु यादव के सारे सपोर्टर्स आ गए, बहुत हंगामा होने लगा. जिस कार को टो करके ले जाना चाहिए था उसको पुलिस ड्राइव करके ले गई, सारे फिंगरप्रिंट्स हट गए. पुलिस ने उसको आनन फानन में सुसाइड करार दे दिया. फिर कहा नहीं पॉइजनिंग है, राइट. लेकिन फिर उस पर बहुत हंगामा मचने लगा. गौतम की जो बॉडी थी उसको आनन फानन में तुरंत जला दिया गया, उसकी फैमिली के परमिशन के बिना, इनफैक्ट, राइट. शिल्पी का जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आया, बहुत हल्ला हुआ. शिल्पी का ऑटोप्सी हुआ, उसका रिपोर्ट आया. इट वॉज कन्फर्म दैट शी वॉज रेप्ड बाय मल्टीपल पीपल बिफोर हर डेथ, राइट. एंड देन साधु यादव पे उंगली उठने लगी, राइट. तो केस CBI को ट्रांसफ़र करना पड़ा. एंड द CBI आस्क्ड फॉर अ DNA सैंपल ऑफ साधु यादव, विच ही रिफ्यूज्ड, राइट. सो द केस वॉज क्लोज्ड. And Prashant Jain, who then kept pursuing, he was Shilpi Jain's brother, he kept pursuing the case, right. And a few years later he was abducted on one fine day. और 10-12 दिन बहुत हल्ला हुआ मीडिया का, तो उनको रिलीज़ किया गया. और उसके बाद he withdrew the case because वो बेसिकली इसीलिए abduct किया गया था कि don't pursue the case. And then the case was shut. So there are a lot of such incidents which have happened and which are so audacious that it is shame that somebody in the government is responsible for these incidents. How was the situation for people in basically civil servants like IAS, IPS and SPs? Very bad. Very bad. So most of them, whoever was even slightly upright या थोड़ा सा भी जिसमें आत्मसम्मान बचा था या कुछ करना चाहता था, सब सेंट्रल डिप्यूटेशन की रिक्वेस्ट डाल चुके थे. कोई स्टेट में नहीं रहना चाहता था. तो या तो करप्ट था या लालू के साथ हो गया. अगर थोड़ा बहुत भी कुछ उसमें सम्मान बचा तो सबने कहा भाई यहाँ तो नहीं रह सकते, सेंटर में भेज दीजिए, हमें कहीं और भेज दीजिए. लॉट ऑफ IAS ऑफिसर्स डिड दिस. एंड IAS ऑफिसर्स बहुत डिमीन्ड होते थे. लालू उनको वैसे ही ट्रीट करते थे, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र से पनिश करते थे. जो उनके बात करने का तरीका था वो वैसे ही होता था, क्योंकि ही वॉन्टेड टू ब्रिंग देम डाउन. तो उनसे अपने पान का पीकदान उठवाना, उनके सामने टेबल पर पाँव रख के उनको खड़े करके रखना, इस तरह की चीज़ वो करते रहते थे. So coming to the present and let's say very near past, अभी कुछ वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में. What are your thoughts about it? What are your thoughts about it? And B, very interesting question, which is कि ideal persona क्या होना चाहिए बिहार के लीडर का? I want you to share and create like a persona. This is how a true leader, much needed leader should be like. So the first question, Nitish Kumar, thoughts on him? He did a wonderful job in 2005 to 10. राइट. जो पहली सरकार थी उनकी बहुत अच्छा काम हुआ उस सरकार में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी, सोशल पॉलिसीज़ के तौर पे भी ब्रॉड ऑफ लॉट ऑफ गुड सोशल पॉलिसीज़, राइट. रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत्स, bifurcation of OBC into OBC and EBC for reservations, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आए इनफैक्ट. और इसी कारण से जो उनको 2010 में फिर से मैंडेट मिला, बहुत बड़ा मैंडेट था उनको, 206 सीटें मिल गई 243 में, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, राइट, ह्यूज. आई थिंक 2013 इज़ व्हेन ही स्टार्टेड लूजिंग सम ट्रैक, जब वो मोदी के अगेंस्ट खड़े हो गए एंड ही सेड आई विल नॉट सपोर्ट हिम. एंड देयर आफ्टर वो फिर बीजेपी के साथ हट गए, फिर आरजेडी के साथ जाके 2015 का चुनाव लड़ा. आई थिंक उसके बाद द पॉलिटिशियन नीतीश कुमार टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव नीतीश कुमार, राइट. और फिर जो ज़्यादा इंटेंशन हो गया वो पॉलिटिकल सर्वाइवल, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का हो गया, रादर दैन एस्पिरेशंस ऑफ बिहार एंड हाउ टू डेवलप इट, राइट. उसके बाद फिर उनके जो फ्लिप फ्लॉप्स रहे, वो पब्लिक में भी बहुत बुरा मैसेज गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बुरा मैसेज गया. तो मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा सा ही लॉस्ट द ट्रैक, राइट. And now he's again back with the BJP.
The second question, ideal persona for some leader in Bihar, I think it will be the same for any place in the country. Right. An ideal politician, somebody first, they should have the right reasons कि वो politics में क्यों आए. अगर किसी कोई ये आंसर नहीं कर पा रहा है ढंग से इस क्वेश्चन को, तो मेरे ख्याल से वो उसी समय कैंडिडेट सबसे पहले लेवल पे हट जाना चाहिए, राइट? कि वो पॉलिटिक्स में है क्यों है, आया क्यों है. वो बाय एक्सीडेंट आया है, बाय बर्थ आया है, बाय लीनिएज आया है, या बाय चॉइस आया है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर. जो व्यक्ति, उसको कितनी समझ है स्टेट की प्रॉब्लम्स की, उसने कितना ग्राउंड पे काम किया है, वो कितना गया है, घूमा है, लोगों से मिला है, समझा है, किसी भी तरीके से काम किया हो उसने, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हो, ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया हो, गवर्नमेंट के साथ वॉलंटियरिंग किया हो, कुछ भी किया हो, किसी न किसी प्रकार से जब तक वो काम नहीं करेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, जाएगा नहीं, घूमेगा नहीं, तब तक उसको नहीं समझ में आ सकती है प्रॉब्लम्स. वो बुकिश नॉलेज ही हो सकती है, राइट? सो दैट इज वेरी एसेंशियल. थर्ड, आई थिंक विजन होना चाहिए, राइट? कि प्रॉब्लम्स तो ठीक है, मुझे समझ में आ रही है और दिख रही हैं, लेकिन व्हाट इज द सोल्यूशन साइड, राइट? क्या कर सकते हैं, इमीडिएट सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है ना? दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी में क्या करना है, एजुकेशन में क्या करना है, हेल्थ में क्या करना है, बेसिक चीज़ों पर उसकी समझ होनी चाहिए कि 10 साल में, 15 साल में क्या करना है, स्टेट कहाँ होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए. तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एंड द लास्ट आई वुड से, which is his head and heart should be at the right place, right? जो मैंने कहा, राइट रीजन से पॉलिटिक्स में होना चाहिए, और उसके बाद भी सिर्फ एंट्री ही नहीं, उसके बाद भी जो वो पॉलिटिकल जर्नी हो, राइट रीजन से होनी चाहिए. वो आने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए, वो जो भी प्रिंसिपल्स है, आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस, वो कंटिन्यूड रहना चाहिए, राइट? वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूड रहना चाहिए. एंड देन ओनली, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ वेरी लॉन्ग टर्म हॉल, और सोशल चेंज भी बहुत लॉन्ग टाइम लेता है. तो unless somebody persists and keeps continuing for some time, बहुत कुछ हो नहीं सकता. Fair enough. I would say I fundamentally agree with you with a viewpoint of self-introspection. But at the same time, fake stories, fake vision, fake persona can be easily created in order to manipulate the audience to get more votes. Now, I want you to talk from a viewpoint and a perspective of the audience, of the people, of the Janta, that helps them understand this is how we identify that our leadership, whosoever is there and whosoever will be, is an ideal one. नहीं, सो व्हाट हैपेंस इज, जो फेक आप बोल रहे हैं नैरेटिव या फेक पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं, और वो होता भी है, और एक दो बार कोई जीत भी जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्लियर हो जाता है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे. आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जब आए थे, राइट, तो ही वॉज हेल्ड एज अ लीडर, ट्रू लीडर, है ना? ट्रू लीडर. पूरे फैंस, यूथ से लेके एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड बिकेम अ फैन ऑफ हिम. बट धीरे धीरे उनके जो डिसीजंस आने लगे, पर्सोना आने लगा, थॉट प्रोसेस आने लगा, तो दिखने लगा लोगों को. सेम विद एनी अदर लीडर. बहुत सारे आप ऐसे लीडर्स देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जब आए थे और अभी के देखिए आप, तो लोगों को दिखने लगता. तो मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग आप उसको कैरी नहीं कर सकते. वो दिख जाएगा. फिर कितना लॉन्ग आप एक फेक फेस लेके चलेंगे, तो फिल्टरिंग आउट हो ही जाता है. मेक सेंस. सर, क्या लगता है, अगेन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, हमारे नेक्स्ट इंडिया के नेक्स्ट 2-3 PMs कौन होने वाले? Very difficult to answer that question. I don't know. So there are a lot of good leaders that are there, right? Who can be PM. And this is a very democratic process. So बहुत बार बहुत अच्छे लोग आपको शायद लगेंगे PM बनने चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में you need those votes, the support of as many MPs, the party and so on, right? तो वैसे देखेंगे तो lot of good leaders, right? But to guess कि कौन होगा बहुत difficult होता है. 2014 के पहले किसी ने गेस नहीं किया था कि मोदी जी होंगे, राइट? 2004 के पहले किसी ने गेस नहीं किया था कि मनमोहन सिंह होंगे, राइट? सो टू गेस की पार्टी पार में आ जाएगी, वहां तक भी ठीक है. लेकिन हम लोग बहुत जनरली, आई थिंक वी आर टू क्विक टू गेस कि PM कौन होगा, बट वी डोंट रियलाइज कि पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी इज नॉट सो प्रिडिक्टेबल.
What's your POV like? I mean, I understand a fair perspective, but what's your personal POV that okay, these few people can be like a बहुत potential. सारे हैं people who are doing well in different areas. So let's say Uttar Pradesh se Yogi Adityanath has been doing a wonderful job as a chief minister. uh, Assam se Himanta Vishwa Sarma is doing a very good job as a chief minister there. uh, uh, there are a lot of young leaders in BJP also who might at some point of time go on to become. There are a lot of good ministers also in the Modi cabinet, right from let's say Amit Shah to Nitin Gadkari Yeah. to a lot of faces who have been doing very well. So a lot of potential, a lot of Right. faces, which again, but what I'm saying is in a democracy, there are a lot of factors than just talent, right? Which is acceptability by everyone, right combinations and so on. And hence would be slightly, immature to predict a prime I minister understand. candidate. Yeah. Again, what do you think about young leaders like Tejasvi Surya is doing right that maybe other young leaders can, sort of replicate and take inspiration from? The first and most important part is just being there first, being there, being participative, raising the right issues, talking about it, having a viewpoint, reading about it, uh, and increasing their own understanding of the issues at first, right? Trying to understand the solutions, trying to create solutions, work on the ground, uh, create impacts in smaller levels, smaller pockets, right? So a lot of small steps to be taken before you reach there. It's always a very long journey with very too many small steps rather than one big step, I would say. Fair enough. Coming to something which is what we use every single day, social media, PR, we see influencers out there. How do you think these influencers um, can bring accountability and a sense of ownership through help of social media to the politicians today? Sorry, accountability through social media. Who can bring? So accountability and a sense of ownership for the politicians if they do not do well, if they do things which is Which is already happening, I unacceptable. think. Which is Right. already happening. A lot of people keep raising issues, right? You would often see if there's something wrong which has gone somewhere. There's a lot of outrage which happens on social media. उसके कारण बहुत सारे बहुत बार लीडर्स को, गवर्नमेंट्स को अपना कोई स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एक्शन लेना पड़ता है, या किसी एक एक्शन को रिट्रेस करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश दैट इज हैपनिंग. That's a very natural process, in fact. I would say it would just keep happening. उसमें बहुत कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है. People become more and more participative. They're more and more aware. They'll raise their voice, of course. And social media gives them a very democratic platform, right? वहाँ पे उनको कोई डर नहीं है कोई चीज़ बोलने का, right? तो उनको पता है कि वो बोलेंगे, उनकी आवाज़ जो कलेक्टिव वॉइस है वो कहीं तक पहुँच जाएगी. तो बहुत सारे लोग जब आवाज़ उठाने लगते हैं तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया एक बहुत ऐसा चेक एंड बैलेंस भी है. कोई बहुत ऐसा गलत इंसिडेंट कहीं पे होता है तो यू सी सो मच आउटरीच एंड गवर्नमेंट इज प्रेस्ड फॉर एक्शन, Yeah. है ना, which is a very So good things thing. are happening quickly. Yeah. A lot of things. Yes. Beautiful. So coming to your life a bit, you're a politician, an author, an entrepreneur. Focusing on being a politician because you invest more time being a politician and doing things a true leader should be doing, right? I am very curious to know what are the skill sets you have learned and mastered over these years. Yeah. As a politician, As a politician, as a human, that is helping you being a better politician, being better at what you're doing. I think what is more important is, again, as I said, first having a clarity of thought as to, why do you want to do something, whatever that you're doing, even running a startup, writing a book, being a politician. That clarity is very, very important. The why should be very important. And then there are a lot of things that you should, do one step at a time. So, for example, you should always be very open to learning, right? You should realize that running in startup and being in politics are two very different things. You might be very skilled in one,
In other, you will be a novice, right? Right. So even if you go there, you have to learn and be ready to learn things, right? uh, especially in politics, आपको प्रॉब्लम्स की समझ होनी चाहिए, ग्राउंड पे जाना चाहिए, दिखना चाहिए, एम्पथी होनी चाहिए, राइट? राइट वैल्यू सिस्टम्स होने चाहिए, राइट? थॉट प्रोसेस आपको करेक्ट करना पड़ेगा अपना, या राइट होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत तरीके से इनपुट लेने चाहिए अपने थॉट्स के लिए। सो फॉर एग्जांपल, यू शुड रीड अ लॉट, है ना? यू शुड ट्राई एंड लर्न फ्रॉम एज मेनी सोर्सेज एज यू कैन. It can be people, it can be books, it can be movies, anything in the world, right? तो राइट वैल्यू सिस्टम्स वो ड्राइव करेगा, राइट थॉट प्रोसेस ड्राइव करेगा, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या करना चाहते हैं, क्यों है इसमें, राइट इंटेंट होना चाहिए, राइट? तो मेरे ख्याल से या So these are probably some of the soft skills and more of psychological aspect of how an individual and a true leader should be like. Beautiful. Thank you for sharing that. One last question for the youth, for the for this nation, and especially for the youth. आप उनको क्या message देना चाहेंगे that okay, you know, the transition is happening, India is changing, economy is booming, so many things are happening, and youth might not be able to catch up with all the things, right? Especially with respect to political aspect, because we generally see very commonly that youth today isn't that much into invested into politics. What do you think through your message that should go out that can make them focus and maybe participate more into Indian politics? So I would say this is the best time to be in India, right? India is on a path from where it is going to go only upwards, है ना? और आज के 20 साल बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया वुड ब्रॉडली बी वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। अभी भी करीब करीब वो लीडरशिप पोजीशन में आ गया है, टॉप 3-4 कंट्रीज में जो ग्लोबल नैरेटिव्स को सेट कर रहा है, उसमें आज इंडिया भी है, राइट? टॉप 5 कंट्रीज का आप वर्ल्ड में नाम लेंगे जो आज नैरेटिव सेट करता है और ग्लोबल डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंडिया भी है। और वो शायद टॉप 1-2 कंट्रीज में हो जाएगा, यू नो, आने वाले 20 वर्षों में। इकोनॉमिकली ऑल्सो इंडिया विल बी मच मोर पावरफुल, अपॉर्चुनिटीज वाइज मच मोर पावरफुल। तो इंडिया इज अ प्लेस, वी आर द लकीएस्ट मे बी पीपल टू बी यंग in such a phase of India with such immense potential, right? And from here, I would say, just field maybe to be a part of this growth story, either economically. So, for example, even if we are starting a startup here, right? It's one of the most wonderful time to do that. Same with the other places also. For example, public services, for being a part of the bureaucracy, for being a part of the politics, any place, it's going to be wonderful. क्योंकि जो चेंजेस अभी आ रहे हैं दोज आर वेरी पॉजिटिव। तो जो भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, राइट, थोड़ा सा भी मन है इन्वॉल्व होने का, देयर इज नो बेटर टाइम, आई वुड से, राइट? एंड देयर ऑल साइंस एंड सिग्नल्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव ब्रॉडली, आई वुड से। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू हिकअप्स हियर एंड देयर, लगेगा कि नहीं यार ये तो गलत रास्ते पर जा रहा, लेकिन अब एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके देखेंगे तो बहुत सही समय है। और ऐसे समय पे अगर आप पॉलिटिक्स में या पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व इंडिया में होते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका एक पर्सनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि आई बीन अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ जर्नी दैट इंडिया सॉ इन दोज 2-3 decades. So I think, yeah, it's the best time to be there. Beautiful. Last question, to set the expectations right out there. You are a politician and you are doing couple of things every single day. A lot of things are happening. बट स्पीकिंग अ बिट ऑफ फ्यूचर, कि आपके इधर माइंड में क्या है कि यार ये जो नेक्स्ट 5 चीज़ें हैं ना, ये मैं अपने स्टेट के लिए प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने सेट कर रखा है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू वर्क ऑन aggressively, I have to make sure it becomes better. So what are those things? Immediately, would say? Let's say in a period of 1 year. So I'm right in a position where like I can move small things but not very larger changes, to be honest. सो आई ट्राई एंड फोकस कि जहाँ पे भी छोटे छोटे चेंजेस अपने आसपास ला सकूँ, वो करने की कोशिश करते हैं। तो वी रन दिस इनिशिएटिव कॉल्ड कर्तव्य पथ. वी टीच ऑलमोस्ट 200 अंडर प्रिविलेज्ड किड्स
at 5 centers. We teach them mathematics on Sundays. We are doing this for the last 1.5 years, right? We run these small initiatives, like we run these eye checkup camps, with one of the large hospitals in Ranchi. We have run almost 25 eye checkup camps, benefited almost, I would say, 1,000 people. We run these clothes donation drives. We collect clothes from, the better off people and then distribute it. We are currently doing a lot of tree plantation drives. We are currently running a campaign against drugs in Ranchi. It has become a very big menace there. So we try and say कि जहाँ भी थोड़ा बहुत मैं कुछ कर सकता हूँ, विदाउट लेट्स एनी स्टेट सपोर्ट या कोई ऐसी एक्सटर्नल सपोर्ट सो एज टू से, वो करने की हम कोशिश करते हैं. मी एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव वी हैव कम टुगेदर. देयर लॉट ऑफ पीपल who believe in what we do. So एक community बन गई है. A lot of volunteers have joined us. So we keep doing all these stuffs, and we think we'll keep doing this, more and more of it. धीरे-धीरे क्योंकि वो capacities increase होती जाएंगी. Right. वो group increase होते जाएगा. Support करने वाले और लोग आते जाएंगे. So we keep doing this, and we'll keep doing this till maybe I or one of us reach a position wherein we are larger to influence the larger policies itself. Right. And speaking of policies, what are some of the policies you would like to incorporate whenever let's say you will be in a good position, a powerful position? बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ में आप देखेंगे थोड़ा share your like what's in there in your mind right now. See, हर फील्ड में, so for example economy में there has to be a road map, for the way the state should move forward in its economy, for the way the industry should be developed, for the way services sector should come in, IT should come in. Education में आप देखेंगे जो learnability है उसके improve करने में. Health में आप देखेंगे जो public access है to health, right? आप sports में देखेंगे, झारखंड is a state wherein, there's a lot of scope in sports, in terms of sports like hockey, football. In fact, tribals बहुत खेलते हैं ये sports, in fact specifically. उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं. World class facilities, training places बना सकते हैं. वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन वहाँ से आ सकते हैं. एथलेटिक्स में आ सकते हैं. आर्चरी में दीपिका हैज़ कम फ्रॉम देयर. सो लॉट ऑफ अगेन, सो कोई भी आप एरिया उठा लेंगे, राइट, और आपको 10 उसमें इनएफिशिएंसीज दिख जाएंगे, और दिख जाएगी कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सो नॉट इवन अ सिंगल एरिया. टूरिज्म की हम लोग बात कर रहे थे. टूरिज्म में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. कोई भी एरिया आप उठा लें, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू. Beautiful. Future looks great. Thank you, Mr. Sharma, for coming and taking out the time. I hope everyone who's watching us till the very end, I want to thank you, and do share your thoughts in the comments. Thank you very much.